वेलकम दोस्तों। डीसी जनरेटर में आज हम पढ़ेंगे आर्मेचर रिएक्शन। और आर्मेचर रिएक्शन में हम ये जानेंगे कि आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है। इसे आर्मेचर प्रतिक्रिया भी बोला जाता है। तो आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है पर्टिकुलर ये समझेंगे। तो यहाँ पर आर्मेचर जो है ये रोटर पार्ट कहलाता है। तो आर्मेचर जैसे रोटर पार्ट कहलाता है, तो इस रोटर पार्ट के कारण जो मेन जो पोल होगा, जो स्टेटर पार्ट का पोल होगा, अब ये स्टेटर पार्ट में जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा तो इसका जो रिएक्शन है इस स्टेटर पार्ट पे होगा। अर्थात स्थिर पार्ट जो है इस पर जो प्रतिक्रिया होगा आर्मेचर का अर्थात रोटर पार्ट का, ये आर्मेचर रिएक्शन के अंतर्गत आएगा। तो इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। आर्मेचर रिएक्शन में होता क्या है कि ये जो आर्मेचर के द्वारा स्थापित जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो ये रोटर पार्ट है, इस रोटर पार्ट, क्योंकि आर्मेचर क्या है, एक रोटर पार्ट है, तो इस आर्मेचर के द्वारा स्थापित मैग्नेटिक फील्ड मतलब इसमें जो वाइंडिंग लगी है, इस वाइंडिंग के द्वारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो जब इस वाइंडिंग के द्वारा, आर्मेचर वाइंडिंग के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है स्टेटर पार्ट का जो मेन मैग्नेटिक फील्ड है उस पर इफेक्ट करेगा। तो ये जो हो गया आपका आर्मेचर वाइंडिंग। उसी के साइड में है ये जो दो पोल बने हैं, इन पोल में बना है स्टेटर वाइंडिंग। तो ये स्टेटर पार्ट हो जाएगा, एन और एस पोल हो जाएंगे। तो ये जो आर्मेचर के द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र है, इसका मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर पड़ने वाला इफेक्ट ही आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। तो ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये स्टेटर पार्ट का जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पर इफेक्ट पैदा करेगा। अर्थात स्टेटर पार्ट का जो मेन मैग्नेटिक फील्ड है ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ये इसी पर इफेक्ट करेगा। मतलब कि हम देखेंगे कि आर्मेचर रिएक्शन से मुख्य जो फ्लक्स की एक सामान्यता जो है, समानता या एक बोलना चाहिए कंटिन्यूटी जो है वो नष्ट हो जाती है इसी के कारण, इसी इफेक्ट के कारण। इसीलिए इसे हम आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या होता है, ये जो मुख्य पोल है, मेन पोल पर डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। और यही डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के कारण क्या है, इसका रेसिडुअल मैग्नेटिज्म अर्थात जो अपशिष्ट चुंबकत्व है ये नष्ट होने लगता है। और अपशिष्ट चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा तो ये जो है जनरेटर ये स्टार्ट नहीं होगा, जनरेटर स्टार्ट नहीं होगा। तो इसी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को बनाए रखने के लिए हम करेंगे आर्मेचर रिएक्शन को कम करेंगे। तो आर्मेचर प्रतिक्रिया से जो जनरेटर द्वारा उत्पन्न ईएमएफ का मान होता है और दक्षता हो जाता है वो घट जाती है इसी का कारण। तो इसके कारण जो आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या होता है, हैमरिंग और ओवर हीटिंग की भी कंडीशन क्रिएट होती है। ठीक है, हैमरिंग होगी, ओवर हीटिंग होगी। तो ओवर हीटिंग किस में होगी, आर्मेचर में होगी। तो इसके कारण जनरेटर क्या है, अपना रेसिडुअल मैग्नेटिज्म अर्थात अपशिष्ट चुंबकत्व ये खो देता है और जनरेटर वोल्टेज बुल्डअप करना बंद कर देता है। इसमें एक और वोल्टेज बुल्डअप नहीं होने का एक कारण और होता है कि जितने भी सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर होंगे, ये इसके अंदर क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। और लंबे समय तक यदि आप इसको यूज़ नहीं करेंगे जनरेटर को, तो ये क्या है, इसका रेसिडुअल मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। और रेसिडुअल मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा तो ये वोल्टेज बुल्डअप नहीं कर पाएगा, क्योंकि 2 to 4% ये क्या है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब यही आर्मेचर रिएक्शन जो है इसके निवारण मतलब कि इस फॉल्ट को क्लियर करने के लिए, इस जो इफेक्ट है इस इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ उपाय ढूंढेंगे ताकि आर्मेचर रिएक्शन कम हो जाए। तो आर्मेचर रिएक्शन के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो निवारण है, इसका उपाय है कि ब्रश को जीएनए में हम शिफ्ट करेंगे। ठीक है, और ब्रश को जीएनए में मतलब कि जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस जो होता है, इससे एमएनए मतलब चुंबकीय उदासीन अक्ष की स्थिति में खिसका कर हम क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। तो जिससे क्या हो जाएगा, आर्मेचर रिएक्शन कम हो जाएगा। फिर दूसरी बात हम इसमें कंपनसेटिंग वाइंडिंग भी यूज़ करेंगे। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यदि आप यूज़ करते हैं तो आर्मेचर रिएक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, आर्मेचर रिएक्शन कम हो जाता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का भी यूज़ करेंगे ताकि उसमें जो मेन पोल में जो इफेक्ट पैदा कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, वो इफेक्ट कम हो जाए। तो इसके अतिरिक्त क्या है, एम्पियर टर्न के द्वारा भी हम कर सकते हैं। मतलब वायु अंतराल बढ़ाकर भी, एयर गैप यदि बढ़ा देंगे हम, यदि हम एयर गैप बढ़ा दें तो भी आर्मेचर रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद है पोल अंतर, मतलब दो पोल के बीच का जो डिफरेंस है, मतलब दूरी है, इसको भी बढ़ाकर हम क्या कर सकते हैं, आर्मेचर रिएक्शन को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जीएनए और एमएनए क्या होता है। तो आइए हम देखेंगे जीएनए।
GNA होता है जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। और जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस में हम अक्सर ये देखते हैं कि यदि आप N और S ये दो पोल हो गया आपका, N पोल और ये S पोल, तो ये स्टेटर पार्ट होगा। क्या हो जाएगा? ये स्टेटर पार्ट। तो ये स्टेटर पार्ट का N और S पोल है। तो इसमें ये जो बीच वाली लाइन है 90 डिग्री, ये बीच वाली जो लाइन होती है यही GNA होता है। ठीक है, तो GNA क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट, मतलब कि यदि GNA में यहाँ पर बीच में यदि कोई आयरन पीस रख देंगे तो उस पर इफेक्ट क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि ना वो N में है, N पोल से कनेक्ट है, ना S पोल से है। मतलब कि N पोल का भी इफेक्ट नहीं होगा इस पर और S पोल का भी इफेक्ट नहीं होगा यदि बीच दोनों के बीचों बीच में कोई आयरन पीस रखा हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट है आयरन में क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपका GNA का जो एक्सिस है वो शिफ्ट नहीं होगा। ये जो GNA है ये शिफ्ट नहीं होगा, ध्यान दीजिए। मतलब कि GNA अपनी जगह से नहीं हटेगा। ठीक है, मतलब GNA जो है ये एक्सिस शिफ्ट नहीं होता, इसका एक्सिस जो है अक्ष जो है वो शिफ्ट नहीं होगा। और ये जो MN है इसका अक्ष जो है वो शिफ्ट होता है, आगे बताएंगे हम। तो MNA का जो एक्सिस है वो शिफ्ट होता है। ठीक है, तो GNA क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझ गए हम, जो N और S के बीच में जो रेफरेंस उदासीन जो लाइन होती है, यदि इसका क्रॉस सेक्शन करें तो उदासीन जो लाइन होती है बीच की, मतलब जिसका इफेक्ट ना N पोल का बने उस पर ना S पोल का बने, दोनों के बीच वाला पॉइंट, तो ये हो जाएगा GNA, जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, वैसे ही देखेंगे अब MNA क्या होता है। तो MNA के बारे में हम जानेंगे। MNA का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। तो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस ऐसा क्या है? तो आर्मेचर पर स्थित वह एक्सिस या वह अक्ष जिस पर रखे हुए आर्मेचर कंडक्टर में इंड्यूस्ड EMF जीरो होता है, तो वही MNA कहलाता है। तो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस का यही है, आर्मेचर पर स्थित वह एक्सिस या वही अक्ष जिस पर आर्मेचर कंडक्टर में इंड्यूस्ड EMF का जो मान है, अर्थात उत्पन्न जो EMF होगा, ये इसका मान जीरो हो जाए, तो वही क्या कहलाएगा? आपका MNA कहलाएगा। और इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो होगा इस कंडीशन में। और MNA जो है ये अपनी पोजीशन से शिफ्ट होता है, ध्यान दीजिए, मतलब कि अपनी जगह से हट जाएगा ये MNA। ठीक है, और इसका जो कार्बन ब्रश को हो MNA की पोजीशन में हमेशा शिफ्ट किया जाता है। तो जो कार्बन ब्रश होगा, ठीक है, किस में होगा? ये जनरेटर में होगा। तो जनरेटर में जो कार्बन ब्रश है वो कार्बन ब्रश जो MNA की पोजीशन में शिफ्ट हो जाएगा, मतलब कि GNA से हट के कहाँ चले जाएगा? MNA में चले जाएगा। तो थ्योरेटिकली हम क्या करते हैं, कार्बन ब्रश जो होता है वो MNA के एक्सिस पर प्लेस्ड होता है। थ्योरेटिकली जो हम थ्योरी पढ़ते हैं वो कार्बन ब्रश किस पर होगा? MNA पर शिफ्ट होता है। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली हम देखें तो क्या होता है? ये थ्योरेटिकली हमने बोला कार्बन ब्रश है वो MNA के एक्सिस पर प्लेस्ड होता है या शिफ्ट होता है, हट जाता है, कहने का मतलब। तो ये क्यों हटता है? ये है रिड्यूस द स्पार्किंग ऑफ कार्बन ब्रश। तो कार्बन ब्रश में जो स्पार्किंग हो रही है उस स्पार्किंग को कम करने के लिए हम MNA की पोजीशन में कार्बन ब्रश को शिफ्ट करते हैं, हटाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है? कार्बन ब्रश किस पर प्लेस्ड होता है? पोलर एक्सिस पर। ठीक है, ध्यान दीजिए, अभी पोलर एक्सिस क्या होता है और कहाँ होता है ये भी बताएंगे। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है? कार्बन जो ब्रश है ये पोलर एक्सिस पर शिफ्ट होता है, जिसे हम फील्ड पोल बोलते हैं, N और S पर होता है ये। ठीक है, अब हम देखेंगे कि पोलर एक्सिस होता क्या है। इस ब्लॉक डायग्राम में, इस सर्किट डायग्राम में हम देखते हैं ये अंदर वाला जो पार्ट है, ये अंदर वाला पार्ट है रोटर का। ठीक है, इसी को बोलते हैं ये रोटर पार्ट है। और ये बाहर वाला जो पार्ट है ये है आपका स्टेटर पार्ट। तो ये स्टेटर पार्ट में ये N पोल है, ये S पोल है, तो ये स्टेटर पार्ट हो गया। और अंदर वाला पार्ट क्या है? रोटर पार्ट। ठीक है, ये जो रोटर है यही आर्मेचर कहलाता है और बाहर वाला स्टेटर मतलब स्थिर पार्ट कहलाता है। तो ये स्टेटर है, यही मेन पोल होते हैं इसके मेन पोल कौन कौन से हैं? इसके मेन पोल हैं N और S, दो ही पोल हैं जनरेटर में बेसिकली। तो ये इसके दो पोल है N और S। तो ये जो बीच वाली जो लाइन है, ध्यान दीजिए, ये बीच वाली जो लाइन है, ये बीच वाली लाइन है पोलर एक्सिस। ठीक है, हम इसे दूसरा कलर से देखेंगे। इस सर्किट में ये जो बीच वाली लाइन है, जो ग्रीन कलर की लाइन है, ये है पोलर एक्सिस। पोलर एक्सिस अब समझ में आ गया होगा।
ठीक है, अब ऐसा ही हम देखेंगे दूसरे तरीके से MNA के बारे में। तो ये बीच में जो MNA है, ये जो लाइन है, ये MNA की लाइन होती है, MNA मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। और ये जो लाइन मैंने बताया, इस लाइन को, ये जो रेफरेंस लाइन है, ये है पोलर एक्सिस, पोलर एक्सिस। तो ये हमें समझ में आ गया कि ये पोलर एक्सिस क्या होता है। तो पोलर एक्सिस किसके लिए है? ये मेन पोल के लिए, अर्थात स्टेटर के लिए है। ये स्टेटर पार्ट है और ये रोटर पार्ट है, ठीक है। तो क्या होगा, थ्योरेटिकली हम क्या देखते हैं कि ये जो कार्बन ब्रश है, ये कार्बन ब्रश MNA पर शिफ्ट होता है, ठीक है। और प्रैक्टिकली ये जो कार्बन ब्रश है, ये पोलर एक्सिस पर होता है, अर्थात जो कार्बन ब्रश है यहाँ पर होगा, ये पोलर एक्सिस पर होगा कार्बन ब्रश। चलो, ये दो कार्बन ब्रश लगे हुए हैं, ये किस पर है? पोलर एक्सिस पर शिफ्ट है प्रैक्टिकली। लेकिन हम जो थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, ये थ्योरेटिकली क्या होता है, जो कार्बन ब्रश है यहाँ पर शिफ्ट होता है। हम बुक में ये पढ़ते हैं थ्योरेटिकली, लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकली क्या होता है, जो कार्बन ब्रश है, ये स्टेटर जो पोल है N और S, इसके एक्सिस पर शिफ्ट होता है। जो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, वोल्टेज बिल्डअप करता है, तो वो पोलर एक्सिस पे होता है। इसीलिए प्रैक्टिकली हम कार्बन ब्रश को पोलर एक्सिस पर शिफ्ट करते हैं, मतलब वो पोलर एक्सिस पर शिफ्ट होता है। तो ये हमें समझ में आ गया, ठीक है, MNA और GNA। तो यही इस सर्किट में हम देखेंगे, तो यही जो है MNA, यही MNA क्या होता है, ये GNA बन जाता है, मतलब कि MNA शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे MNA और GNA ये दोनों एक ही लाइन पर होंगे अभी तो, ठीक है। ये समझिए आप, यहाँ पर MNA भी है और GNA भी है, ये दोनों एक ही लाइन में है, एक ही जगह पर है, एक ही लाइन पर स्थित है। लेकिन क्या होता है कि ये जो MNA है, ये शिफ्ट हो जाता है, मतलब MNA अपनी जगह से हट के ऐसा हो जाएगा। MNA कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, MNA यहाँ पर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? उसका बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिकली क्या होता है, ये जो कार्बन ब्रश है, ये पोलर एक्सिस पर शिफ्ट होता है, इसीलिए जो ये MNA है अपनी जगह से हट जाता है और GNA जहाँ का वहाँ रह जाता है। अब ये देखेंगे हम कि जो आर्मेचर रिएक्शन है, ये आर्मेचर रिएक्शन के कारण कौन कौन से इफेक्ट उत्पन्न होते हैं, किस पर? मेन पोल पर। और ये जो मेन पोल है, ये मेन पोल कौन सा होता है? यही स्टेटर पोल होता है। कौन सा होता है? स्टेटर पोल, या स्टेटर पार्ट जो है स्थिर अवस्था में जो रहता है, बाहर का फ्रेम वाला भाग है, ये मेन पोल होते हैं। इसमें दो पोल होते हैं, N और S, दो पोल होते हैं। तो ये दोनों पोलों में आर्मेचर रिएक्शन के कारण कौन कौन से इफेक्ट उत्पन्न होते हैं, ये देखेंगे। तो फर्स्ट जो इफेक्ट है वो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है। कौन सा इफेक्ट? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। तो पहला है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, ठीक। और सेकेंड है आपका डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है। तो ये डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट भी होता है। तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण मेन पोल की जो फ्लक्स है उसमें कौन कौन से इफेक्ट हुए, ध्यान से सुनिए सभी स्टूडेंट। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग, ये दो इफेक्ट होते हैं, और ये दोनों इफेक्ट के कारण ही आर्मेचर रिएक्शन के कारण वोल्टेज बिल्डअप नहीं होता, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये रिएक्शन क्या होते हैं। तो आर्मेचर रिएक्शन में क्या होता है, बेसिकली ये जो आर्मेचर रिएक्शन है, इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो मैथमेटिकल जो रेशो होता है, ये होता है आर्मेचर रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू IA इज प्रोपोर्शनल टू लोड। मतलब ये जो आर्मेचर रिएक्शन है, ये आर्मेचर करंट और लोड के प्रोपोर्शनल में होता है। इस चीज को हमें नोट करना है या याद रखना है हमेशा। तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण डीमैग्नेटाइजिंग और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग जो इफेक्ट होता है, उसे समझने से पहले मैं ये समझाऊंगा आपको कि ये जैसे कि डॉट और क्रॉस क्या होते हैं। ऐसा साइन बना रहेगा क्रॉस का, और ऐसा साइन बना रहेगा डॉट का। तो ये क्रॉस का मतलब क्या होता है? क्रॉस का मतलब होता है कि जो करंट है वो अंदर आ रही है, करंट का अंदर आना, करंट का अंदर आना। और ये जो डॉट है, इस डॉट का मतलब होता है कि करंट का बाहर जाना, करंट का बाहर जाना। इसे याद रखना है, तभी समझ में आएगा आपको कि ये आर्मेचर रिएक्शन में डीमैग्नेटाइजिंग और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्या होता है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं बहुत अच्छे से दूंगा आपको, तो सभी स्टूडेंट इसे ध्यान दीजिए।
तो इसमें क्या होता है, ये देखिए, ये आपका रोटर पार्ट है, ये आर्मेचर वाला रोटर पार्ट हो गया, और ये बाहर का जो पार्ट है ये एन और एस, ये दो पोल हो गए जनरेटर के। ये जो बीच वाला पार्ट है, हमने जी एन ए और एम एन ए पढ़े हैं, जी एन ए और एम एन ए। एम एन ए अपनी जगह से शिफ्ट हो जाता है, जी एन ए शिफ्ट नहीं होता, ये हमने पढ़ा है। तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पर कि ये जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है और डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है, ये जो पार्ट है इसका देखो, ये जो आर्मेचर की कॉइल में जो फ्लक्स क्रिएट होगा, ये इफेक्ट, ये जो स्टेटर पोल है मतलब मेन पोल, इसके जो इसमें भी जो क्या है फ्लक्स क्रिएट हुआ है, इसमें भी फ्लक्स क्रिएट हुआ है। तो ये क्या करता है, आर्मेचर जो वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग का फ्लक्स ये मेन वाइंडिंग मतलब कि ये स्टेटर पार्ट की वाइंडिंग के फ्लक्स पर इफेक्ट पैदा करता है। वैसे ही इस साइड भी एस पोल में भी करेगा। तो ये जो हाफ पार्ट है आपका, ये जो हाफ पार्ट है, ये हाफ पार्ट आपका हो जाएगा इस साइड। ये समझो यहाँ पर क्रॉस चिन्ह है, यहाँ पर क्रॉस लगा हुआ है, क्रॉस है। तो इससे ये समझेंगे कि करंट अंदर जा रही है। करंट मतलब कंडक्टर है ये, और ये कंडक्टर से करंट कहाँ जा रही है, अंदर जा रही है। करंट कहाँ जा रही है, आई अंदर जा रही है, ठीक है। और ये हाफ जो पार्ट है, ये हाफ पार्ट से एस पोल का ये समझेंगे हम कि इसमें जो करंट है ये बाहर निकल रही है। मतलब कंडक्टर से करंट किधर निकल रही है, बाहर। करंट क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है। हम इससे ये समझेंगे। तो ये हमें समझ में आ गया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय आर्मेचर करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उत्पन्न हो रही है आर्मेचर करंट में। तो कैसे उत्पन्न हो रही है ये बता रहे हैं। तो फर्स्ट जो इफेक्ट होता है आर्मेचर रिएक्शन के कारण, वो होता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। और इस क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कैसे उत्पन्न होता है ये भी हम देखेंगे। लेकिन इस क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को डिस्टोरिंग या डिस्टॉर्टिंग इफेक्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिस्टॉर्टिंग इफेक्ट। यदि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट न लिखा हो या डिस्टॉर्टिंग इफेक्ट लिख दिया तो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट की बात कर रहा है। और ये जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है ये आर्मेचर रिएक्शन के कारण उत्पन्न होता है मेन पोल पे, और मेन पोल की फ्लक्स में उत्पन्न होता है। तो ये देखेंगे कि ये होता कैसे है, ठीक है। तो इस क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को कम करने के लिए, मतलब खत्म करने के लिए या ओवरकम करने के लिए या हटाने के लिए या दूर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज करते हैं। किसका करेंगे, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज करते हैं। तो ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग कहीं ना कहीं तो हमें लगाना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं प्लेस करना पड़ेगा, तभी ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट दूर होगी, ठीक है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि ये होता क्या है। तो जनरली क्या होता है यहाँ पर, ये देखेंगे हम कि ये जो है आपका ये स्टेटर पार्ट है। स्टेटर पार्ट का ये एन पोल हो गया और ये एस पोल हो गया। बीच में आपका क्या है, ये रोटर पार्ट है, ठीक है। और यही रोटर पार्ट क्या है, आर्मेचर, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, हाफ पार्ट किसका है और हाफ पार्ट किस किसका है। तो ये बीच वाली लाइन है जीएनए, और ये जो लाइन है मैंने बताया आपको एमएनए, अपनी जगह से शिफ्ट हो जाता है। तो ये जीएनए वाली लाइन है और ये है एमएनए वाली लाइन, और इन दोनों के बीच में क्या हुआ, एक एंगल क्रिएट हुआ, चाहे वो 30 का होगा या 60 का होगा, लेकिन एक एंगल क्रिएट हुआ ना दोनों के बीच में। तो ये जो क्या होता है, यहाँ से थीटा जो है जीएनए अपने जगह से, देखो जीएनए यहाँ पर है और एमएनए यहाँ पर है, तो एमएनए अपनी जगह से शिफ्ट इस थीटा एंगल से शिफ्ट हो गया। तो जब थीटा एंगल से शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो फ्लक्स है ये फ्लक्स ऐसी घूमेगी। फ्लक्स किस टाइप से जाएगी, इस टाइप से जाएगी, फ्लक्स इस टाइप से जाएगी आपकी। तो ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग क्या है, ये फ्लक्स है, क्योंकि ये क्रॉस करती हुई जा रही है, इसीलिए क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स कहेंगे इसे हम। और क्या होता है, ये एमएनए एक्सिस में भी फील्ड उत्पन्न होने लगता है। तो क्या होगा, जब ये यहाँ से जीएनए की जगह से एमएनए अपनी जगह शिफ्ट हो गया, तो शिफ्ट हो जाएगा, तो ये इसके इफेक्ट के कारण क्या हो जाएगा, एमएनए एक्सिस में भी फील्ड फ्लक्स उत्पन्न होने लगा। मतलब एमएनए में भी क्या होगा, फ्लक्स उत्पन्न होगा, क्योंकि ये इस पॉइंट से इस छोर में चले गया ना, थीटा एंगल घूम गया है। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स की स्थिति में चेंज होगा, ठीक है। किसकी, मैग्नेटिक फ्लक्स की स्थिति में चेंज होगा।
और क्या होगा, तथा जीएनए में भी मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स उत्पन्न होने लगेगा, क्योंकि ये एमएनए में शिफ्ट अपनी जगह शिफ्ट हो गया और जीएनए यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा, जीएनए भी मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा। और एमएनए में एक नई जगह शिफ्ट होने के कारण उसमें भी क्या होगा, फ्लक्स फील्ड क्रिएट होगा। तो ये दोनों क्या करेंगे, इस दिशा से इस दिशा की ओर जाने के कारण यहाँ पर एक नई फील्ड उत्पन्न हो जाएगी, और एक नई फील्ड उत्पन्न होगी तो इस फील्ड के कारण ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्रिएट होने के कारण यहाँ पर क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स की स्थिति में चेंजेस होना तथा जीएनए में भी मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स उत्पन्न होना। ठीक है, जीएनए में फील्ड फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है ना और एमएनए एक नई जगह शिफ्ट हो जाना, तो ये इस कारण से क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है। तो इस क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए यहाँ पर हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाएंगे। तो जैसी कंपनसेटिंग वाइंडिंग हम यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यदि कार्बन ब्रश को एमएनए में शिफ्ट नहीं करेंगे तो कम्यूटेटर पर स्पार्किंग होती है, और जब कम्यूटेटर पर स्पार्किंग होगी तो वाइंडिंग जल सकती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, कार्बन ब्रश को एमएनए में शिफ्ट नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो कम्यूटेटर में स्पार्किंग होगी, और स्पार्किंग होगी तो कम्यूटेटर शॉर्ट हो जाएगा और मोटर जल जाएगी। इसीलिए क्या करते हैं, हम कार्बन ब्रश को एमएनए में शिफ्ट कर देते हैं। तो ये जो है पोलर एक्सिस से कहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, एमएनए में शिफ्ट हो जाता है कार्बन ब्रश। इसके कारण क्या होती है, कार्बन कम्यूटेटर में स्पार्किंग नहीं होती, और जिसके कारण वाइंडिंग जलने से बच जाती है। ठीक है, तो इस कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज करके अब ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग हम कहाँ लगाएंगे ये देखेंगे। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग का जो यूज़ करते हैं, तो ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग कहाँ यूज़ किया जाता है, ये किया जाता है पोल फेस में करते हैं। कहाँ पर करेंगे, पोल फेस में करेंगे, और पोल फेस में करेंगे कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज़। तो इससे क्या हो जाएगा, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट दूर हो जाएगा, और उसके कारण। और दूसरी बात यह है कि ये जो लार्ज डीसी जनरेटर जो होते हैं बड़े बड़े, वो उसका जो इसमें जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग यूज़ करते हैं वो आर्मेचर के सीरीज़ में यूज़ करते हैं। तो दोनों बात हमें याद रखना है, ताकि आप जब भी आपको आर्मेचर रिएक्शन पढ़े तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब क्रॉस मैग्नेटाइजिंग में क्या हुआ है, मेन पोल की जो फ्लक्स को वो बीच में तोड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, और बीच में तोड़ने की कोशिश करने के कारण इसमें आर्मेचर रिएक्शन का क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है। तो यदि ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग में मेन पोल की फ्लक्स में जो डिस्टॉर्शन उत्पन्न हो रहा है उसको बीच से जो तोड़ने की या वीक करने की कोशिश करता है, इसी के कारण जो आर्मेचर रिएक्शन का ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है। और इस इफेक्ट के कारण क्या होता है, जो एमएनए है वो जनरेटर के घूमने की दिशा में थीटा एंगल में शिफ्ट हो जाता है। तो थीटा एंगल में शिफ्ट होने का रीज़न भी हमें यही समझ में आया, क्योंकि ये जो जीएनए है और एमएनए है, ये एमएनए है और ये जीएनए है, तो इन दोनों के बीच में जो थीटा एंगल बनता है, ये थीटा एंगल शिफ्ट होने का रीज़न भी यही है। इसके बाद सेकेंड हम देखेंगे डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है ये देखेंगे हम इसमें। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये एस पोल है, एन पोल है और ये एस पोल है, अर्थात ये स्टेटर पार्ट हो गया, ये स्टेटर का, और अंदर वाला पार्ट ये है रोटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, कंपनसेटिंग वाइंडिंग तो पोल फेस में लगा ही रहेगा। दूसरी बात, हम यहाँ पर क्या करेंगे, मेन पोल पर एक्स्ट्रा वाइंडिंग कर देंगे, तो जिसके कारण डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट खत्म हो जाएगा। अब ये समझेंगे हम कि जीएनए और एमएनए, इसमें इस डायग्राम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि एक्स्ट्रा वाइंडिंग क्यों यूज़ करते हैं इसमें। ठीक है, तो सर्किट में देखेंगे हम। पहली बात तो ये देखेंगे जो जीएनए है और एमएनए है, इसमें जीएनए और एमएनए का जो है डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट में बहुत बड़ा काम है, इसका रोल है कहना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि ये जो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है इसके कारण क्या होगा, तो यह क्या करता है, मेन पोल की जो फ्लक्स को वीक करता है। क्या करेगा, मेन पोल की फ्लक्स को वीक करता है, कमज़ोर करता है। क्या करेगा, वीक करता है। डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट में ये काम होता है कि डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट में क्या होता है, जनरेटर के जो मेन पोल जो फ्लक्स है, अर्थात ये जो एस
N और ये है इस साइड वाला S, तो ये मेन पोल हो गए, ये मेन पोल है ना। तो ये मेन पोल की जो फ्लक्स है इसको वीक करता है, ये कौन करेगा, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। और इसे ही दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, जनरली हम इसे दूर करने के लिए एक तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग तो यूज़ करेंगे ही, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये जो इतना जो पार्ट है, इतने पार्ट को हम अच्छे से समझेंगे पहली बात तो इतने पार्ट को समझने के लिए ये जो है इतना जो पार्ट है देखो, और हाफ पार्ट हो गया इस साइड का, तो ये जो एन पोल और ये एस पोल के बीच का है, अर्थात आधा जो फ्लक्स है ये रोटर का आ गया, किसका हो गया, रोटर का, और ये एन पोल का स्टेटर का आ गया, और ये जो हाफ पार्ट है ये हो गया रोटर का, ठीक है, और मतलब आर्मेचर का, और ये है एस पोल का। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में रिलेशन हो गया। तो इन दोनों की जो फ्लक्स है, ये दोनों की फ्लक्स क्या होती है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स कहलाती है। ये क्या कहलाएगी, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स। लेकिन यहाँ पर जीएनए जो है, ये जीएनए में मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है। अब जीएन में मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, तो यहाँ पर भी जीएन में क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है। अब ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग जो फ्लक्स है और जीएनए में उत्पन्न मैग्नेटिक फ्लक्स, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे का अपोज करेंगे, ठीक है, एक दूसरे का अपोज करेंगे ना। अब दोनों एक दूसरे का जब अपोज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, दोनों एक दूसरे का अपोज करेंगे दोनों फ्लक्स, तो ये फ्लक्स मेन पोल की फ्लक्स को क्या कर देंगे, मेन पोल की फ्लक्स को अरे डीमैग्नेटाइजिंग कर देंगे, क्योंकि एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, और ये दोनों की ये फ्लक्स की दिशा अलग अलग होती है दोनों की, और इससे डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कम किया जा सकता है, क्योंकि इसका और इसका दोनों का रिलेशन अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण दोनों की फ्लक्स, किस किस की फ्लक्स, एक तो जीएनए की और दूसरी क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, जीएनए की जो उत्पन्न मैग्नेटिक फ्लक्स है और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग की उत्पन्न फ्लक्स जो है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण क्या करेंगे, एक दूसरे को ये क्या कर देंगे, डीमैग्नेटाइजिंग कर देंगे, और डीमैग्नेटाइजिंग कर देंगे तो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यही इफेक्ट सिर्फ जीएन में होता है, किस पर होगा, जीएन में होता है ये इफेक्ट जो होता है, और इसके कारण हम क्या करेंगे, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को कम कर सकते हैं, क्योंकि मेन अब इसका जो है मेन जो सिस्टम यही है कि डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट में इस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को कम करने के लिए क्या करेंगे, अलग से हम एक एक्स्ट्रा वाइंडिंग सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। तो एक्स्ट्रा वाइंडिंग सीरीज में हमने कनेक्ट कर दिए एन पोल में, और एक एस पोल में कर दिए एक्स्ट्रा वाइंडिंग। तो इन दोनों के कारण क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा कंपनसेटिंग वाइंडिंग यूज़ करें या एक्स्ट्रा फील्ड आर्मेचर वाइंडिंग यूज़ करें हम, तो ये जो है यहाँ पर डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, अर्थात समाप्त हो जाएगा, और डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट समाप्त हो जाएगा, जिसके कारण अब आर्मेचर रिएक्शन में जो उत्पन्न इफेक्ट है ये टोटल दूर हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, इस इफेक्ट के कारण आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ का मान कम हो जाता था, अब वो आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ का मान भी स्ट्रांग होगा, कम नहीं होगा अब। और इस इफेक्ट को समाप्त करने के लिए हमने क्या लगाया है, मेन पोल पर एक्स्ट्रा वाइंडिंग हमने यूज़ किए, और एक्स्ट्रा वाइंडिंग यूज़ करने के कारण क्या हो जाएगा, वही उसी को हम क्या बोलते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग बोलते हैं उसे। एक्स्ट्रा जो वाइंडिंग हमने यूज़ की है वो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है, इसीलिए दोनों साइड में एन और एस पोल में हम यूज़ कर देते हैं इसे। तो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट जो है वो जीएनए में होता है, कभी भी याद रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है ये जीएनए में होता है, किस में होता है, जीएनए, जीएनए, ठीक है, किसमें होता है, जीएनए, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस में। तो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट किस में हुआ, जीएनए में हुआ, और इसे ही उत्पन्न समाप्त करने के लिए हमने क्या किए, एक्स्ट्रा वाइंडिंग का हमने यूज़ किया मेन पोल पर, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखेंगे हम कम्यूटेशन। और कम्यूटेशन क्या होता है, तो जनरेटर में जब एक ब्रश दो सेगमेंट को स्पर्श करता है ना, तो उनके कारण क्या हो जाएगा, सेगमेंट से जुड़ी जो कॉइल है वो शॉर्ट सर्किट होने लगती है, और इस शॉर्ट सर्किट से पूर्व क्या होता है, इस दौरान उसके जो
बाद जो विद्युत धारा का जो प्रवाह है, वो प्रवाह में होने वाला जो परिवर्तन है वही कम्यूटेशन कहलाता है। तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। देखो जब एक ब्रश दो कम्यूटेटर सेगमेंट में आ जाएगा, एक ब्रश कितने में, दो कम्यूटेटर सेगमेंट में, तब ये शॉर्ट सर्किट की क्रिया होती है और यही जो है कम्यूटेशन की प्रोसेस होती है। तो इसे भी हमें नोट कर रखना है कि कम्यूटेशन क्या होता है। ठीक है, इसके बाद है इंटरपोल। और इंटरपोल का यूज़ क्यों करते हैं? तो ये जो मेन पोल होता है, मुख्य पोल जो होता है, उसके बीच में हम इंटरपोल यूज़ करते हैं ताकि मैग्नेटिक फील्ड जो है स्ट्रांग बना रहे, इसीलिए हम इसे इंटरपोल कहते हैं। और इसका प्रयोग क्या है, स्पार्किंग को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। यदि इंटरपोल यूज़ करेंगे हम तो जनरेटर में जो स्पार्किंग हो रही है वो स्पार्किंग खत्म हो जाएगी। और इसकी जो पोलरिटी है ना, वो घूर्णन दिशा में आगामी पोल की पोलरिटी के समान होती है। मतलब सामने वाला जो एन पोल होगा तो इसकी पोलरिटी एन होगी, इस टाइप से यूज़ करते हैं। ठीक है, और डीसी जनरेटर की जो घूर्णन की दिशा यदि गलत होने पर या जो रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म जिसे अपशिष्ट चुंबकत्व बोलते हैं, यदि वो समाप्त हो जाए तो जनरेटर वोल्टेज नहीं देगा, ये याद रखना है हमें सभी को। ठीक है, रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म या अपशिष्ट चुंबकत्व खत्म हो जाए तो डीसी वोल्टेज बिल्डअप नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्राइम मूवर के आधार पर डीसी जनरेटर को विभाजित किया गया है। और जैसे विभाजित किया गया है उस तरीके से मैं बताऊंगा आपको कि प्राइम मूवर के आधार पर, मतलब कि घुमाने वाले जो है व्हीकल उसके आधार पर है। तो ये है आपका पहले तो वाटर टरबाइन। वाटर के द्वारा टरबाइन पर गिराया जाएगा, तो जिससे वाटर टरबाइन के कारण जनरेटर घूमेगा, तो इसका भी यूज़ करते हैं। दूसरा है आपका स्टीम टरबाइन, और तीसरा है आपका डीजल इंजन तो सभी ने देखा है। तो इस तरीके से तीन प्राइम मूवर के आधार पर हमने इसको डिवाइड किया है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो कम्यूटेटर है, ये कम्यूटेटर पर पैदा होने वाली जो स्पार्किंग से कम्यूटेटर पर जो कार्बन ब्रश क्या है जम जाता है और इसकी सतह खुरदरी हो जाती है, तो इसी के कारण भी लॉसेस होते हैं। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो एक कार्बन ब्रश में कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट जनरेट करता है। ठीक है, तो वो कितने हो जाएगा, 1 वोल्ट ड्रॉप हो जाता है। ये हमने पिछली वीडियो में बता चुके हैं। तो कम्यूटेटर पर स्पार्किंग कर कम्यूटेटर गर्म हो जाता है और इसके सेगमेंट से जुड़े जो आर्मेचर कॉइल टर्मिनल का जो सोल्डर है वो पिघल जाता है और जो जोड़ है वो खुल जाएगा। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, जनरेटर ख़राब हो सकता है, वाइंडिंग जल सकती है। तो इस लॉसेस को भी दूर हम करना पड़ेगा हमें। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। जो कॉपर लॉस को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भिन्नात्मक पिच वाइंडिंग जो है वो प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, कॉपर लॉस को कम करने के लिए। और डीसी जनरेटर की हमेशा जो रेटिंग होती है, ध्यान दीजिए, किलोवाट में होती है। डीसी जनरेटर की जो रेटिंग होती है ये किलोवाट में होती है। और लेप वाइंडिंग में जो समांतर पथों की तुलना में ध्रुवों की जो संख्या होती है बराबर होती है। मतलब कि लेप वाइंडिंग में L = P होगा। मतलब ये समझो कि समांतर पथों की संख्या क्या होती है, A होती है। तो A = क्या हो गया, P। तो ये किस में होगा, लेप वाइंडिंग में होगा। ये याद रखना है हमें। ठीक है, जितने समांतर पथों की संख्या, अरे उतने नंबर ऑफ पोल्स। ये लेप वाइंडिंग की बात कर रहे हैं। और जब आयरन कोर जो संतृप्त या सेचुरेशन की कंडीशन में आ जाती है तो शंट जनरेटर में वोल्टेज क्या है, निर्माण रुक जाता है। तो सेचुरेशन की कंडीशन नहीं आना चाहिए, नहीं तो शंट जनरेटर में क्या है, वोल्टेज रुक जाएगा, मतलब वोल्टेज जनरेट करके नहीं देगा। तो हमें क्या करना है, ये जो आयरन कोर है उसको सेचुरेशन की स्थिति में आने ही नहीं देना है, जिससे शंट जनरेटर है उसमें वोल्टेज जो बिल्डअप है वो रुकेगा नहीं, वोल्टेज बिल्डअप होते रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा।